हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो अपने असेट डिस्पोजल अकाउंट वाला टॉपिक पढ़ने वाला है कि जब आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरह से होती है, क्या चेंज आएगा अकाउंटिंग में, वो सारी चीजें आज अपने पढ़ने वाले हैं। वैसे देखने जाए तो खास कुछ चेंज नहीं आएगा, आगे की सारी ही अकाउंटिंग सेम ही रहेगी। बस जब आप असेट सेल करोगे, जब असेट बेचने जाओगे, तब थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आपका चेंज रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो हमने ये स्टार्टिंग में जो एंट्रीज लिखी थी, तो परचेज ऑफ असेट की एंट्री सेम रहेगी, बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम रहेगी। अब यहाँ पे डी रिकॉग्निशन के दो पार्ट है। एक सिंपल डी रिकॉग्निशन ऑफ असेट कि आप नॉर्मली असेट को बेच रहे हो, और दूसरा क्या है कि भी डी रिकॉग्निशन ऑफ असेट, असेट बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल रहा है जब आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन। तो उस केस में अकाउंटिंग किस तरह से होगी वो अपने समझते हैं। तो एक चीज तो सिंपल ये समझ लो कि भले ही आप जो है वो असेट डिस्पोजल अकाउंट वाली अकाउंटिंग कर रहे हो, लेकिन जब आप असेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो पहला काम जो है असेट को उस दिन तक डेप्रिशिएट करना है। तो स्टेप वन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। स्टेप वन क्या है कि भी आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो अप टू द डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन। यहां पे चेंज एक छोटा सा ही चेंज है कि जब आप असेट को बेच रहे हो तब जो है वो आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट पिक्चर में आएगा। तब तक का सारा ही जो अकाउंटिंग है वो जैसे पहले अपने करते आ रहे थे वैसा सेम टू सेम आपको करना है। ये मैं बोल बोल के अभी आपको नहीं समझा पाऊंगा, अपने प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझो कि असेट जो है उसका लेट्स से कैरिंग अमाउंट आपका जो है वो 1,00,000 रुपए है। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक की असेट की वैल्यू जो है वो कैरिंग अमाउंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी असेट जो दिख रही है वो 1,00,000 से दिख रही है। लेट्स से ये जो है वो मैं डेट डाल देता हूँ 1 जनवरी 2021 की कैरिंग अमाउंट, ठीक है। आप असेट को जो है वो बेच रहे हो, असेट सोल्ड ऑन 30th जून 2021, 30 जून को आप असेट को बेच रहे हो, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो एट द रेट 10% एज पर WDV मेथड चार्ज किया जाता है। सिंपल रखते हैं एग्जांपल को। तो उस केस में असेट सोल्ड ऑन 30th जून 2021 और रुपीज लेट्स से आपका 95,000, ठीक है। अब 95,000 में असेट को बेच रहे हो। अब यहां पे अकाउंटिंग समझना किस तरह से होगी। पहला काम, अगर असेट बेच रहे हो तो असेट जिस दिन बेच रहे हो उस दिन तक का पहले डेप्रिसिएशन लगा। असेट की वैल्यू मुझे यहाँ पे कौन से दिन की दी गई है, 1 जनवरी 2021 की दी गई है। मुझे उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा टिल 30th जून 2021, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो सिंपल हो जाएगी। एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन की, तो सबसे पहली एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन की ये बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये एंट्री में जो है वो आपका कोई चेंज नहीं आएगा। आपने असेट को डेप्रिशिएट कर दिया, सिंपल है, 1,00,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि 30 जून को आप बेच रहे हो तो 6 महीने का ही सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आपका जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया कितना, 5,000। लेट्स से इसको 95,000 की जगह पे थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि प्रॉफिट लॉस का भी पता चले। ये आप बेच रहे हो 90,000 में, ठीक है। अब पहला काम हमने ये कर लिया कि भी असेट को उस दिन तक डेप्रिशिएट कर दिया। ये एंट्री करने के बाद आपकी असेट की वैल्यू जो है वो 1,00,000 से कम होके 5,000 और कम हुई, 1,00,000 से कम होके ये आ जाएगी कितने पे, 95,000। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट की वैल्यू 95,000 रुपीज दिख रही है। 95,000 वाली असेट अपने बेच कितने में रहे हैं,
तो ये अपने बेच रहे हैं 90,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है तो सेल की जो एंट्री होती है वो आप असेट डिस्पोजल अकाउंट में ही करते हो। तो मतलब हमें क्या करना है, असेट भी बताना है, असेट डिस्पोजल भी बताना है? नहीं, यहां पे जब भी आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है तब आप जो है वो असेट को पहले जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट होती है उस कैरिंग अमाउंट से ट्रांसफर कर देते हो असेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरी असेट जो दिख रही है, ये जो असेट मेरी दिख रही है वो कितने पे दिख रही है, तो पहले 1 लाख थी। अभी 1 लाख में से आप जो है वो 5,000 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपकी एसेट की वैल्यू आ गई कितने पे, आपकी एसेट की वैल्यू आ गई 95,000, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट जो है वो 95,000 से दिख रही है, एसेट को मुझे ट्रांसफर करना है, तो यहां पे टू असेट अकाउंट में लिखूंगा। तो असेट अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो कितने से क्रेडिट होगा, 95,000 से क्रेडिट होगा। डेबिट मुझे क्या करना है, कौन से अकाउंट में ये ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो यहां पे असेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, और ये भी कितने से डेबिट होगा, तो ये 95,000 से डेबिट हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या, असेट जो है वो चली गई और अब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एक नया अकाउंट ओपन होके आ गया, क्या, असेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब जब बेचने की एंट्री कर रहे हो, जहां जहां पे आप असेट वर्ड यूज कर रहे थे बेचने की एंट्री में, वहां वहां पे अब हर जगह पे आपका जो है वो कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा, हर जगह पे आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट यूज किया जाएगा। बस इतना ही सिंपल है, क्योंकि आपने असेट को ट्रांसफर कर दिया असेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब जहां पे भी बेचने के टाइम असेट यूज कर रहे थे वहां पे अब असेट डिस्पोजल रखोगे, क्योंकि असेट तो रहा नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब मैं इसको बेच रहा हूं तो एंट्री क्या बनेगी, भाई बेचने से आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट में डेबिट करूंगा, पैसे आपको मिल रहे हैं 90,000। लेकिन ये जो असेट डिस्पोजल है वो कितने से दिख रहा है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, 95,000 से। तो उसको तो मैं पूरा क्रेडिट करूंगा कितने से, असेट डिस्पोजल को, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा 95,000। तो अब 5,000 का आपको क्या हो गया, 5,000 का आपको हो गया नुकसान। तो इसके लिए आप जो है वो डेबिट क्या करोगे, इसके लिए आप डेबिट करोगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट। तो आपने देखा कि भी कोई चेंज नहीं है एंट्री में, सिर्फ जहां पे आप वर्ड असेट यूज करते थे, यहां पे पहले आप जो है वो असेट लिखते थे, अब यहां पे असेट की जगह पे अब आप क्या लिख रहे हो, असेट डिस्पोजल लिख रहे हो। तो वही आपका जो है वो असेट डिस्पोजल का अकाउंटिंग होता है। यहाँ पे एक बार सारी एंट्रीज देख लेते हैं। अगर आपको ये वाली एंट्रीज ध्यान में है जो आपने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी कि भाई अगर सेल ऑफ असेट हो रहा है, लॉस ड्यू टू फायर या एक्सीडेंट हो रहा है, एंड एक्सचेंज ऑफ असेट हो रहा है, ये तीनों ही एंट्री जो है इसमें जहां जहां पे असेट वर्ड यूज होता था वहां वहां पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, असेट डिस्पोजल अकाउंट यूज होगा। लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आप पहली एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री आपको करनी पड़ेगी ट्रांसफर ऑफ असेट टू असेट डिस्पोजल अकाउंट, जो आपकी असेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होती है और ये असेट जो है वो आपका ट्रांसफर हो गया, इस असेट को आपने क्रेडिट किया और अब ये असेट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से दिख रहा है, असेट डिस्पोजल के नाम से। उसके बाद सेल ऑफ असेट में जहां जहां पे वर्ड असेट यूज करते थे वहां पे असेट डिस्पोजल यूज करोगे, यहाँ पे भी असेट डिस्पोजल यूज करोगे, यहाँ पे भी असेट डिस्पोजल, क्योंकि असेट तो रहा नहीं तो उसके बदले अब क्या आ गया, असेट डिस्पोजल आ गया, ठीक है। अब अगर इसका मैं अकाउंट बनाऊं छोटा सा तो समझना ध्यान से किस तरह से बनेगा। यहां पे सबसे पहले असेट आपने ट्रांसफर कर दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये बना रहा हूं मैं असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे असेट आ जाएगा, ये आया कितने से, 95,000 से। इससे हुआ क्या, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट जो था 95,000 का अब उसको आपने ट्रांसफर कर दिया असेट डिस्पोजल में, ये पहली एंट्री की, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या करोगे आप, दूसरी एंट्री आप असेट को बेचने की करोगे, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, तो यहां पे लिखोगे क्या, बाय बैंक अकाउंट।
तो ये कितने से हुआ आपका, पैसे तो आपको 90,000 ही मिल रहे, तो बाकी का जो है वो क्या हो गया, बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट, और लॉस कितना हुआ है आपको, 5,000 का हुआ है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखोगे कि अगर यहां पे प्रॉफिट हुआ होता है, लेट्स से ये आपने असेट को जो है वो 90,000 में नहीं, लेट्स से आपने इसको 1,00,000 में बेचा होता, तो अगर ये असेट 1,00,000 में बेचा होता तो मुझे जो है वो यहां पे प्रॉफिट हो जाता, कितना, 5,000। क्लियर, इस तरह से जो है वो आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट बनता है। यहां पे मैं लिख क्या देता, यहां पे लिख देता टू प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। तो ये हमने असेट डिस्पोजल अकाउंट समझ लिया। अब इसको प्रैक्टिकली एक सम से समझते हैं तो ज्यादा पता चलेगा। तो पहले इसको मैं एग्जाम्पल के हिसाब से सही कर दूं। पहले आपको मिला था 90 लॉस सेल अकाउंट 5,000। असेट एक बार बेच दो, असेट खत्म हो जाए, उसके बाद असेट डिस्पोजल अकाउंट का भी बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। तो यहां पे भी कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, 95,000 दोनों साइड टैली हो गया। ठीक है, अब इसका सम जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो इसका सम है। ए फर्म परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। आपने सेकेंड हैंड मशीनरी एक खरीदी है 1 जनवरी 2019 को फॉर ₹3 लाख। Subsequent to which ₹60,000 and ₹40,000 were spent on its repair and installation। तो आपने टोटल जो है वो 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000 टोटल असेट जो खरीदी, इसको मैं नाम दे देता हूं M1। M1 जो है वो टोटल कितने की है आपकी, 4 लाख की। ऑन 1 जुलाई, पहली डेट एक तो ये, दूसरी डेट 1 जुलाई 2020। इस दिन क्या हो रहा है, ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड फॉर ₹2,60,000। आप ये M2 परचेज कर रहे हो। M2 कितने में परचेज कर रहे हो, 2,60,000 में। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 2021 द फर्स्ट मशीनरी हैविंग बिकम आउटडेटेड वॉज ऑक्शन्ड फॉर ₹3,20,000। तो पहली मशीनरी जो आपकी 4 लाख की थी, उसको आपने जो है वो ऑक्शन में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 3,20,000 में। ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹2,50,000। ये अपने M3 परचेस कर रहे हैं, ये M1 बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑन 1 जुलाई 2022 द सेकेंड मशीनरी, मतलब M2 की बात कर रहे हैं, वॉज ऑल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेच ₹2,30,000। M2 को भी आपने बेच दिया और उससे आपको पैसा मिला 2,30,000। आगे क्या करना है, एप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एनुअली ऑन 31 दिसंबर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये आपकी जो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है वो SLM मेथड के हिसाब से 10% के हिसाब से चार्ज करना है। हमें करना क्या है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब पहला साल अगर खत्म आपका 31 दिसंबर 2019 को हो रहा है तो वो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018। मतलब ऐसा समझ लो, सॉरी 31 दिसंबर 2019 है, तो ये आपका स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2019। तो मतलब ऐसा समझ लो कि भाई आपको स्टार्टिंग से ही, पहले जब पहली मशीनरी खरीदी थी तब से लेके 31 दिसंबर 2022, मतलब 19, 20, 21, 22, 4 साल का आपको जो है वो टोटल मशीनरी अकाउंट बनाना है। और आपको उसी के साथ साथ एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं, सिंपल है। अब ये कैसे पता चलेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, तो हमेशा क्वेश्चन आपको बोलेगा ये सिंपल मेथड है और इसमें आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना आएगा।
आगे एक और तरीका हम समझेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, उसमें भी हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाने का आ सकता है, ठीक है। पर वो बात की बात है, पहले अभी इसको सिंपल मेथड से समझ लेते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 21, लिख देते हैं। एक तो हमें बनाना है मशीन अकाउंट, और दूसरा हमें जो बनाना है वो हमें बनाना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। दोनों ही अकाउंट हमने बना लिए हैं। अब अकाउंटिंग स्टार्ट करते। स्टार्टिंग से ही हमें सब कुछ बनाना है, तो वर्किंग नोट हम सारे ही जो है वो असेट अकाउंट में ही डायरेक्ट बना लेंगे, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को आप M1 को खरीद रहे हो, 3 लाख में खरीद रहे हो, 60,000 प्लस 40,000 खर्चा भी करवा रहे हो। तो यहां पे मैं 1 जनवरी 2019 लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, को नाम दे देते M1। कितने में खरीद रहे हो? तो 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, ठीक है। तो ये आपने खरीदी टोटल असेट कितने में? 4 लाख में। अब उसके बाद क्या हो रहा है? 2019 में और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। 2019 में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें सिंपली इस असेट को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएशन का रेट आपका 10% के हिसाब से है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से है। तो यहाँ पे 31/12/2019 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, ये 4 लाख 10%। अब सिंपली डेप्रिशिएशन लगा दोगे कि 40,000, ठीक है। उसके बाद 31/12/2019 साल खत्म होगा, तो यहाँ पे आप जो है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे। तो कैरी डाउन आपका कितना हो जाएगा? 40,000, 4 लाख में से 40,000 गया तो 3,60,000 आपकी असेट की वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे 4 लाख, ठीक है। अब ये 3,60,000 आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर लोगे। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन आपने जो है वो 3,60,000 कर दिया। उसके बाद 2020 में क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? हाँ हो रहा है। 1 जुलाई 2020 को
आप M2 को खरीद रहे हो और वो कितने में खरीद रहे हो, 2,60,000 में आप खरीद रहे हो। यहाँ पे डेट डाल देते 1 जुलाई 2020 और इधर मैं नाम दे देता हूँ टू बैंक अकाउंट का नाम M2 2,60,000। 2020 में क्या और कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है? नहीं, अब सीधा ट्रांजैक्शन होगा 2021 में। 2020 खत्म करेंगे तो 31 दिसंबर 2020 को आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो M1 है, ये M1 है आपका, तो M1 पे तो पूरे साल का जो है वो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये कितना लगेगा, 40,000। M2 जो है उस पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने असेट को खरीदा कब है, 1 जुलाई 2020 को खरीदा है। तो यहाँ पे 2,60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आपका आ जाएगा 2,60,000 इंटू 10% बाय 13,000। टोटल आपका जो है वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,000। अब 2020 में और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 31/12/2020 को अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। इसमें अगर इंडिविजुअली अपने बैलेंस फाइंड आउट करें तो M1 का बैलेंस 3,20,000 रहेगा। M2 का जो बैलेंस रहेगा वो 2,60,000 माइनस 13,000, 2,47,000 रहेगा। और टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा 5,67,000। यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 6,20,000। सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर 2021 में। यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को क्या हो रहा है, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 प्लस 2,47,000, वन जो है वो 3,20,000 का आपका ब्रॉट डाउन हो गया। M2 जो है वो 2,47,000 से ब्रॉट डाउन हो गया आपका, 5,67,000, ठीक है। अब 2021 में क्या हो रहा है, ऑन 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 द फर्स्ट मशीनरी, मतलब M1 की बात कर रहे हैं, हैविंग बिकम आउटडेटेड वाज ऑक्शन्ड फॉर ₹3,20,000। 1 जुलाई को अगर बेच रहे हो तो पहला काम तो मेरा ये रहेगा कि मैं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹2,50,000। एक काम करते, पहले परचेज की एंट्री कर देते, फिर सेल की एंट्री करते, क्योंकि उसमें डिस्पोजल अकाउंट भी है इस बार। तो परचेज की एंट्री तो सिंपल हो जाएगी, 1 जुलाई 2021, यहाँ पे अपने लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीद रहे हैं अपने M3 को, 2,50,000 में खरीद रहे। अब यहां पे ध्यान से समझना, जब आपका असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन होता है, तब अगर असेट को बेच रहे हो, डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो पहला काम तो आपको क्या करना है कि भी उस दिन तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो तो असेट अकाउंट में ही होगा, वो डिस्पोजल अकाउंट में नहीं होगा, वो ध्यान रखना। तो पहले अपने जो है वो 1/7/2021 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये M1 पे अपने चार्ज कर रहे हैं, कितना आएगा, तो 40,000 पूरे साल के हिसाब से था। अब मेरे को जो है वो कितने मंथ का करना है, 6/12, ये हुआ कितना, 20,000। तो अब हमने जो है वो डेप्रिसिएशन 20,000 चार्ज कर दिया। इससे हुआ क्या
कि 3,20,000 की एसेट थी आपकी, अब वो असेट को और आपने डेप्रिशिएट किया 20,000 से, तो अब वो असेट आगे कितने पे? 3,00,000 पे। अब ये जो 3,00,000 की असेट है उसको आप बेच रहे हो, लेकिन अब यहां पे आप असेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो पहला काम आप क्या करोगे कि असेट की जो भी कैरिंग अमाउंट है उस दिन की, जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन की कैरिंग अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे असेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां पे 1 जुलाई 2021 को आप असेट को, असेट डिस्पोजल अकाउंट का नाम आपका क्या है, तो बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अरे कितना ट्रांसफर करोगे? ये आप ट्रांसफर कर दोगे 3,00,000। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि ये जो असेट थी आपकी 3,00,000 वाली, वो अब यहां पे आ गई। असेट मशीन डिस्पोजल अकाउंट को आपने डेबिट किया 1/7/2021 को टू मशीन अकाउंट आपने यहां पे कर दिया 3,00,000, 3,00,000 से। ठीक है, अब ये 3,00,000 वाली असेट को बेच के पैसा कितना मिल रहा है? 3,00,000 वाली असेट को बेच के 1/7/2021 को आपको पैसा मिल रहा है, तो यहां पे बाय बैंक अकाउंट करोगे, जो पैसा आपको मिल रहा है वो मिल रहा है टोटल 3,20,000, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि भी आपने असेट को जो है वो ऑक्शन में बेच दिया और उसके सामने आपको पैसा मिला 3,20,000। ठीक है, अब 3,00,000 की असेट थी, 3,20,000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हो गया आपको 20,000 का। तो प्रॉफिट हुआ तो आप जो है वो इसको यहाँ पे लिखोगे 1/7/2021 टू प्रॉफिट ऑन सेल 20,000। ठीक है, इससे हुआ क्या, आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो है वो ये करने के बाद जीरो हो गया, दोनों ही साइड टैली हो गया, कोई भी बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर आपका बैलेंस इस साइड आ रहा है तो लॉस है। ठीक है, अब 2021 अभी भी बाकी है, क्योंकि 2021 में हमें बाकी एसेट्स को तो क्या करना पड़ेगा, एप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पे साल खत्म होगा 31/12/2021 बाय एप्रिसिएशन अकाउंट आप करोगे, और ये जो है इसमें M1 का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, सॉरी M1 तो है ही नहीं, अब जो है वो M2 है, और M2 पूरे साल यूज हुआ है, तो M2 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2,60,000 पे सीधा आप 10% कैलकुलेट करोगे, जो आपका बनता है कितना, 26,000। एट लाइन मेथड है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे ही आपको जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। M3 की अगर बात करें तो M3 पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 2,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 12,500। तो 26,000 प्लस 12,500, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 38,500। ठीक है, ये करने के बाद आपकी असेट को आप जो है वो क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे 31/12/2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपका हो जाएगा। M2 जो है उसमें बैलेंस कितना बचा, तो 2,47,000 था, में से 26,000 और गया, तो ये आपका बच गया कितना, 2,21,000। और M3 का जो बैलेंस है वो कितना बचा,
2,47,000, M3 का 2,50,000 था, उसमें से 12,500 गया, तो ये बच गया आपका 2,37,500, 30,500 से आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा 4,58,500। ये एसेट अकाउंट भी अपने क्लोज कर देंगे। टोटल यहाँ पे लिखोगे 567 प्लस 2,50,000, ये आ गया आपका 8,17,000। ठीक है, अब ये 2021 वाला बैलेंस जो है वो आप नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो 1 जनवरी 2021, अब आगे क्या हो रहा है समझना। 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप कर दोगे। M2 का बैलेंस जो है वो है 2,21,000, M3 का जो बैलेंस है वो है 37,500। ठीक है, अब 2021 में क्या ट्रांजैक्शन, 2022 में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऑन 1 जुलाई 2022 सेकंड मशीनरी वाज आल्सो सोल्ड ऑफ एंड इट फेच रुपीज 2,30,000। सेकंड मशीन को भी आप बेच रहे हो और 2,30,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, सेकंड मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे 1 जुलाई तक, और इस ईयर में आपका कोई नया परचेज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट आप करोगे, तो M2 को आपको जो है वो डेप्रिशिएट करना है। पूरे साल का डेप्रिशिएशन आपका होता है 26,000 रुपीज, हाफ ईयर का आपका डेप्रिशिएशन होता है 13,000। हाफ ईयर कैसे, 1 जुलाई को आप बेच रहे हो, तो ये आपका हो गया 13,000, तो मैं बाहर ही लिख देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे आपने असेट को डेप्रिशिएट कर दिया। 2,21,000 की असेट थी और आपने उसको डेप्रिशिएट किया 13,000 से, तो असेट की अब वैल्यू बची कितनी, 2,21,000 माइनस 13,000, 2,08,000 असेट की वैल्यू बची, जिसको आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो अब यहाँ पे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 2,08,000 से असेट आ गई, 1/7/2022 टू मशीन अकाउंट 2,08,000। अब ये 2,08,000 की एसेट के सामने आपको पैसा कितना मिल रहा है, तो M3 को M2 को बेचने से आपको 2,30,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 1/7/2022 बाय बैंक अकाउंट 2,30,000 आपको पैसा मिला। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या, आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को आप जो है वो यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन सेल लिख दोगे, 30,000 माइनस 8,000, ये हो गया आपका 22,000। ठीक है, ये आपका वापिस जो है वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो गया। सिंपल था, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, तो ये जो आप सेल की एंट्रीज थी, ये सारी एंट्रीज पहले जो है ये बैंक की, ये एंट्री आप मशीन अकाउंट में करते थे। अब वो एंट्रीज मशीन अकाउंट में ना करके आप जो है वो कौन से अकाउंट में कर रहे हो, मशीन डिस्पोजल में कर रहे हो। एक एडिशनल एंट्री आपकी ये बनी कि भाई आपको असेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीन अकाउंट से मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, बस इतना ही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अब यहाँ पे साल खत्म होगा तो हमें एक असेट और हमारी बच गई है M3, उसको तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे 31/12/2022 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, ये M3 को अपने डेप्रिशिएट कर रहे हैं। M3 टोटल 2.5 लाख की थी,
अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख पे 10% 25,000। तो अब यहाँ पे 31/12/2022 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो कितना बच जाएगा, तो 237,500 माइनस 25,000, ये आपका बच गया 2,12,500, 2,12,000। ठीक है। तो इसी के साथ आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का भी सम जो है वो खत्म होता है। एकदम सिंपल सम था, कुछ खास अलग नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। अब जो है वो हमें चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के जो दो सम हमारे बाकी थे जो पास्ट एग्जाम्स के है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। फिर नेक्स्ट कल से जो है वो अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पास्ट पेपर जून 2024 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है पहले पूरा अच्छे से समझते हैं। ऑन 1st April 2022 LMP company which depreciate its machinery at the rate 10% per annum on diminishing balance method at rupees 9,72,000 to the debit of machinery account। मतलब 1/4/2022 को मशीनरी अकाउंट का इतना जो है वो आपका ओपनिंग डेबिट बैलेंस बोल रहा था 9,72,000 का। On 1st October 2022 part of the machinery purchased on 1st April 2020। मतलब 1/4/2020 को आपने एक 80,000 की असेट खरीदी थी। ये जो असेट है वॉज सोल्ड फॉर ₹45,000 और ये कौन से दिन को आप बेच रहे हो, 1 अक्टूबर 2022 को आप जो है वो इस असेट को बेच रहे हो। यहाँ पे आपका ये वाला साल का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1/4/2022 से और 1 अक्टूबर 2022 को आप बेच रहे हो 6 महीने बाद। ऑल्सो ए न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है। एक असेट और अपने जो है वो खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 को और ये 1,50,000 की अपने खरीद रहे हैं और उसको उसी दिन इंस्टॉल कर दे रहे हैं। इंस्टॉलेशन का कुछ खर्चा आपका लग रहा है 8,000 रुपये। ठीक है। द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन मेथड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। पहली बात, आज हम जो है वो 1 अप्रैल 2022 के ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं और ये लोग जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं आगे वाले सालों से, 1 अप्रैल 2020 से चेंज कर रहे हैं। हमने कल ही ये चीज पढ़ी थी कि अगर आपका चेंज इन एस्टिमेट होता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चेंज इन एस्टिमेट। अगर आपका चेंज इन एस्टिमेट होता तो उसका हमेशा प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते आप, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं देते। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों ऐसा बनाया कि उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला कि भी हम जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं, मतलब आगे वाले सालों को भी चेंज कर रहे हैं। बट ऐसा अलाउड ही नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये चीज आपको अलाउड ही नहीं करता कि आप जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करो। अगर आपका चेंज इन एस्टिमेट है, मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका चेंज हो रहा है, तो उस केस में जिस दिन चेंज करो उस दिन से आगे जो है वो चेंज को आपको अप्लाई करना पड़ता है। पीछे जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन क्वेश्चन यहां पे स्पेसिफिकली बोल रहा है। अब ये चीज पता नहीं क्वेश्चन में गलती है कि क्या है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसके 3 सॉल्यूशन निकाले। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इंस्टीट्यूट का आंसर। एंड एडजस्टेड डिफरेंस ऑन 31 मार्च 2023। अभी क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि भी हम जो है वो चेंज कर रहे हैं आगे वाले सालों से और 31 मार्च 2023 को सारे ही चेंज का इफेक्ट जो है वो लेके आ रहा है। पहली बात, ये चीज अलाउड ही नहीं है। ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम, जो मशीनरी अकाउंट एंड असर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज डेप्रिसिएशन। 2 चीजें बनानी है, 2022-23 का मशीनरी अकाउंट बनाना है और 2022-23 का डेप्रिसिएशन टोटल कितना पीएनएल अकाउंट में जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। पहले तो मैं आपको इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन बताता हूं। देखो, यहां पे इंस्टीट्यूट ने जो है वो
3 अल्टरनेटिव दिए इस आंसर के। पहली बात तो कोई आंसर अगर आप दे रहे हो तो उसके 3 अल्टरनेटिव क्यों देने हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने 3 अल्टरनेटिव दिए। पहला अल्टरनेटिव क्या बोला उन्होंने कि जो क्वेश्चन में बोला गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहला अल्टरनेटिव जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, जो चीज़ गलत है उसके हिसाब से उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। पहली बात तो अपने इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, फर्स्ट अल्टरनेटिव। सेकंड अल्टरनेटिव वो क्या दे रहे, वो ऐसा बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन बाय गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द मशीनरी इंक्लूडिंग मशीनरी डिस्पोज्ड ऑफ। ऊपर वाले अल्टरनेटिव में उन्होंने सिर्फ जो मशीनरी बच रही है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। सेकेंड अल्टरनेटिव में वो सारी ही असेट जो डिस्पोज कर रहे हो, जो बच रही है, उन सब का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। पर ये भी गलत है, सेकेंड अल्टरनेटिव भी गलत है, क्योंकि हम ये चीज फॉलो ही नहीं कर सकते इस तरह से। थर्ड अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है, जो एक्चुअल में सही अल्टरनेटिव है, द चेंज इन मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। बराबर, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा, विच में अफेक्ट द करंट पीरियड ओनली एंड और बोथ द करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड। या तो करंट पीरियड में इफेक्ट करेगा या तो उससे आगे वाले, पीछे जो हो गया वो हो गया, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय इग्नोरिंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और सही बात है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको देना भी नहीं था, ऑफ डेप्रिसिएशन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो हम भी जो है वो थर्ड अल्टरनेटिव को फॉलो करेंगे और जो चेंज आया है आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। अब वैसे देखने जाए तो क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कहीं पे ऐसा बोला नहीं है कि एग्जैक्टली चेंज कौन सी डेट से आ रहा है। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई चेंज जो डिफरेंस आपका आ रहा है वो 31 मार्च 2023 को आप जो है वो लेके आ रहे हो, चेंज कर रहे हो। अभी के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपका चेंज जो आ रहा है वो 31 मार्च 2023 को आ रहा है, पर हमें तो जो है वो कौन से साल का अकाउंट बनाना है, 2022-23 का। तो 31 मार्च 2023 को अगर आप कोई चेंज लेके आ रहे हो, मतलब ईयर एंड पे आप चेंज लेके आ रहे हो, और ये ईयर एंड पे जो चेंज लेके आओगे वो नेक्स्ट ईयर फॉलो किया जाएगा। करंट ईयर में तो जो चला आ रहा था उसी के हिसाब से आपको जो है वो सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने रखा ही इसलिए था क्योंकि इधर ये इस तरह से घुमाया गया था क्वेश्चन में। एक्चुअली में ये क्वेश्चन देखने जाए तो गलत है थोड़ा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास नया पॉइंट नहीं है, जल्दी से सॉल्व कर लेते। इसमें जो भी चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 31 मार्च 2023 को आ रहा है, जिसको हम नेक्स्ट ईयर फॉलो करेंगे। करंट ईयर में तो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड आप जैसे आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे थे उसी तरह से आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर, सिंपल। कर लेते सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। अब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2022 का, लेकिन उसमें से जो असेट हम बेच रहे हैं उसका हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता है। तो हमें पहले दोनों असेट को अलग करना पड़ेगा और
जो इंडिविजुअल जो असेट बेच रहे उसका ओपनिंग बैलेंस अलग से फाइंड आउट करेंगे और जो असेट रह रही है उसका ओपनिंग बैलेंस अलग से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट 1 में क्या करना है हमें, मैं सिंपल, जो आपकी एसेट की वैल्यू 80,000 रुपीज थी, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 1/4/2022 का ओपनिंग बैलेंस 9,72,000 दिया गया है। पर ये जो 80,000 की एसेट थी, ये 80,000 वैल्यू कौन से दिन की है? 1 अप्रैल 2020 की है। अब ये आप बेच रहे हो 45,000 में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस 80,000 को 1 अप्रैल 2020 की जो वैल्यू है उसको लेके आऊंगा 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू पे, और फिर जो है इसकी 80,000 की 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू को अपने यहां इसमें से अलग कर देंगे। ठीक है, समझना कैसे, तो इसको हम नाम दे देते हैं M1। M1 जो है वो 1 अप्रैल 2020 को M1 का बैलेंस कितना था? 80,000 रुपीज था। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया होगा। रेट आपका डेप्रिसिएशन का 10% के हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2021, 10% के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 8,000। तो इधर आपको बैलेंस मिल जाएगा, बैलेंस एज ऑन 31/3/2021, तो ये आपको मिल गया 72,000। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन फॉर 21-22, तो ये आपका हो गया 7,200। ये माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे असेट की वैल्यू मिल जाएगी, बैलेंस एज ऑन 31/3/2022। ठीक है, तो ये आपको कितना मिला? 72,000 माइनस 7,200, ये आपको मिल गया 64,800। अब 64,800 1 अप्रैल 2022 की वैल्यू है, या बोल लो 31 मार्च 2022 की वैल्यू है। हम जो है वो बेच कब रहे हैं असेट को? असेट को हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 को, तो हमें 6 महीने का जो है वो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आपका माइनस डेप्रिसिएशन और 6 मंथ जो है वो हो जाएगा कितना? तो 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12। सर हम चेंज इन मेथड को क्यों यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे? बेटा वापस बोल देता हूँ कि ये चेंज इन मेथड जो है वो 31/3/2022 ईयर 31/3/2023, सॉरी 22 नहीं, 31/3/2022, मतलब ये साल के भी बाद आप जो है वो चेंज को अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो आप नेक्स्ट ईयर से फॉलो करोगे। और ये असेट को आप बेच कब रहे हो? 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से ही जो है वो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 64,800 इंटू 10%, और 6 महीने का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3240। अब आपको यहाँ पे असेट की कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। असेट की कैरिंग अमाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 जो है वो आपको मिल जाएगी कितनी? तो 64,800 माइनस 3240, 61,560, ये आपकी असेट की वैल्यू है। अब इसको आप बेच कितने में रहे हो? तो ये असेट की आपकी सेल वैल्यू जो है, ये सेल वैल्यू आपकी 45,000 रुपीज़। देखो यहाँ पे बोला गया है कि भी आप इस असेट को बेच रहे हो 45,000 रुपीज़। ठीक है, तो इधर आपको क्या हो जाएगा? इधर आपको हो जाएगा नुकसान, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट।
ये नुकसान कितना होगा, तो 61560 माइनस 45,000, तो ये आपका हो गया 16,560, 16560, ये आपका नुकसान हो गया। ठीक है, अब पहली बात तो ये मुझे जो है वो 31/3/2022 की ये वैल्यू चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, हमें जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया था उसमें से ये जो M1 वाला पार्ट है उसको अलग कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कैसे होगा। 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया गया है। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दिया गया है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया है, तो 9,72,000 आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया गया है, 9,72,000, ये आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया गया है। इसमें से M1 जो है अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया 64,800 होगी इसकी वैल्यू, और डिफरेंस अमाउंट जो बच गया, डिफरेंस अमाउंट मतलब 9,72,000 में से 64,800 को माइनस करो, तो ये 9,72,000 माइनस 64,800, ये आपका बच गया 9,07,200, 9,07,000। ठीक है, ये आपको ओपनिंग बैलेंस मिल गया। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, M1 को बेच रहा हूं। M1 को बेच रहे हो, कौन सी डेट को बेच रहे हो, आप बेच रहे हो 1 अक्टूबर 2022 को। तो पहला तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं उस दिन तक का क्या लगा दूं, डेप्रिसिएशन लगा दूं। तो यहां पे 1 अक्टूबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया कि भाई डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है आपका, 3240 आ रहा है। यहाँ पे आपका 3240, फिर 1/10/2022 को इस असेट को बेच के कुछ पैसा भी तो मिल रहा है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे M1, और पैसा कितना मिल रहा है, 45,000 पैसा मिल रहा है, और आपका कुछ नुकसान भी हो रहा है 1/10/2022 को बाय लॉस ऑन सेल 16,560, ये आपका जो है वो नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसी दिन पे 1 अक्टूबर 2022 को एक और असेट अपने जो है वो खरीद रहे हैं, 1.5 लाख की असेट खरीद रहे हैं, और 8,000 कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा लग रहा है, तो टोटल हमारी असेट बनी कितनी की, 1,58,000 की। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 को इधर मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, इसको मैं नाम दे देता हूँ M3, ये 1,50,000 प्लस 8,000, 1,58,000 की असेट है। ठीक है, अब उसके बाद साल खत्म होगा, हमें जो है वो डेप्रिसिएशन लगाना है। चेंज अभी नहीं करेंगे, 31 मार्च को चेंज हो रहा है, तो आगे वाले साल तक तो जो जैसा चला आ रहा था वैसे ही आप जो है वो डेप्रिशिएट करोगे, जो चेंज आएगा वो नेक्स्ट ईयर से आएगा। तो यहाँ पे साल खत्म होगा आपका 31 मार्च 2023, और यहाँ पे आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो M1 तो गया, ठीक है, M2 जो बच गया, M2 पे आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 9,07,200 इंटू 10% के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 90,720, और M3 जो है वो आपका 1,58,000 का असेट था, इंटू 10% इंटू 6/12 आप करोगे, क्योंकि पूरे साल के लिए तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है ना। तो ये 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आपका हो गया 7,900। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन हो गया 98,620, 98,600। ठीक है, ये करने के बाद आपका 31/3/2023 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन में M2 का वैल्यू जो है वो कितना बचेगा, तो M2 का ओपनिंग था 9,07,200, उसमें से 90,720 आपका जो है माइनस हुआ,
तो 9,07,200 माइनस 90,720, 8,16,480, 8,16,480। और M3 का बैलेंस जो है वो कितना बचेगा, तो 1,58,000 माइनस 7,900, 1,50,100। टोटल आपका हो गया कितना, 9,66,580, 9,66,580। ये आपका जो है वो मशीनरी अकाउंट बनेगा। टोटल अगर हम यहाँ पे लिख दे तो 9,72,000 प्लस 1,58,000, 11,30,000, 11,30,000। ठीक है, इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज पूछी गई थी। क्या पूछा गया था कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में करंट ईयर में कितना चार्ज हुआ होगा। तो यहाँ पे दूसरा आंसर भी दे देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट ड्यूरिंग 2022-23। ये साल के दौरान आपने पूरा कितना डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में चार्ज किया होगा। तो तीनों ही एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन कुछ लगाया है। तो M1 में पूरे साल के दौरान जो है वो कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो सिर्फ उसमें तो आपका 3,240 ही लगा था M1 का डेप्रिसिएशन, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका लगा 3,240। M2 पे आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो 90,720 और 7,900 M3 पे, 90,720 7,900। ₹1,01,860, 1,00,000। ये टोटल डेप्रिसिएशन आपका जो है वो पूरे साल के दौरान पीएनएल अकाउंट में गया होगा। ठीक है, तो ये सम भी आपका खत्म होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। पास्ट पेपर जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट अटेम्प्ट का ही, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे देखने जाए तो। कर लेते सॉल्व। ए फर्म परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को आप जो है वो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो और ₹15 लाख। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू विच ₹2 लाख पैर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इसको मैं नाम दे देता हूँ M1 एंड इंस्टॉलेशन। तो टोटल M1 जो है वो कितने की होगी, M1 होगी 17 lakhs की। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2021, उसी साल में 6 महीने बाद 1 अक्टूबर 2021 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹9 लाख। इसको मैं नाम देता हूँ M2 एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन इन ए न्यू प्लांट इज ₹20,000। तो M2 जो है वो 9.2 लाख की हो जाएगी। ठीक है, द फर्म ऑल्सो शिफ्टेड द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 टू द न्यू प्लांट एंड इनकर्ड फ्रेट ₹10,000। अब ये चीज समझना क्या है, ये आप जो है वो मशीनरी को शिफ्ट कर रहे हो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे। शिफ्टिंग करने का जो खर्चा है, क्या उस खर्चे को हमें कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सीधी बात, पहली बात तो क्या ये असेट को रेडी टू यूज बनाने का खर्चा है, नहीं। असेट तो रेडी टू यूज बन गई, अब आप सिर्फ शिफ्टिंग कर रहे हो। क्या ये कोई ऐसा बड़ा खर्चा है जिससे असेट की लाइफ बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, शिफ्टिंग करने से आपकी एसेट की लाइफ भी नहीं बढ़ती, उसकी एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ती। तो इसको मैं कहीं पे भी ऐड नहीं करूंगा 10,000। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो उनका जो है वो अभी तक 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से चल रहा था।
फिर ऑन 1 अप्रैल 2023 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से हम जो है वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करके कौन सी मेथड पे आ रहे हैं? अपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे आ रहे हैं। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज असेस्ड एज 5 years। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हमारे पास यूजफुल लाइफ होती है तो हम जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो है वो यूजफुल लाइफ आपने कितनी मानी? 5 साल मानी। जितनी भी एसेट उस दिन थी, उस दिन सारी एसेट की यूजफुल लाइफ आपने मान ली कितने साल? 5 साल। और अगेन चेंज इन एस्टिमेट है तो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दोगे, आगे वाले सालों को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बोथ द मशीन परचेज विद नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आप स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 5 साल यूजफुल लाइफ मान रहे हो, उसमें स्क्रैप वैल्यू आपकी कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते। ऑन 1 अक्टूबर 2023 द फर्स्ट मशीन बिकम आउटडेटेड एंड सोल्ड फॉर ₹2,50,000। तो M1 को अपने जो है वो बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2023। इस बार ध्यान रखना, पहले मेथड चेंज हो रही है उसके बाद बेच रहे हो। अभी तक हमने जो सम्स किए थे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के, उसमें असेट बिक जाती थी, उसके बाद मेथड चेंज होती थी। इस बार मेथड पहले चेंज हो रही है और असेट बाद में बिक रही है। ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹8,50,000 एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years। उसी दिन पे अपने जो है वो M3 को खरीद रहे हैं और ध्यान रखना इसकी यूजफुल लाइफ हम कितनी मान रहे? 10 साल मान रहे। इसमें एक और चीज है कि भाई रेसिडुअल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा इस दिन का? 30,000। तो ये भी चीज आपको भूलनी नहीं है। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 8,50,000 माइनस 30,000 जो आपकी रेसिडुअल वैल्यू है, डिवाइड बाय आप कर दोगे कितना? 10 साल। इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और ये तो आपने कब खरीद रहे? 1 अक्टूबर को खरीद रहे। तो इंटू क्या कर दोगे? 6/12। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। मतलब 23-24 का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। बट ये जो असेट हमने है वो सारी खरीदी है, कुछ 2021 में खरीदी है, तो उसको पहले लेके आना पड़ेगा 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू पे। 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू पे हमें जो है इस असेट को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। इजी सम है, वैसे कुछ खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। लिख देते हैं। मशीन अकाउंट तो हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा ही था। अब मशीन अकाउंट बनाने से पहले मुझे एक जो है वो वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। पहले नीचे यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते। एक हो जाएगा आपका M1, एक हो जाएगा आपका M। ठीक है, सबसे पहले M1 को आप कब खरीद रहे हो? 1 अप्रैल 2021। ऑन 1 अप्रैल 2021 सिर्फ और सिर्फ कौन था? M1 था। 15 लाख प्लस 2 लाख तो 17 लाख टोटल आपकी एसेट की कॉस्ट हो गई। और M2 को आप जो है वो 1/10/2021 को खरीद रहे हो, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 लाख प्लस 20,000, 9,20,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको डेप्रिशिएट करना है। माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 2021-22। तो M1 का डेप्रिशिएशन तो सिंपल है, 17 लाख इंटू 12%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था और परसेंटेज आपका जो है वो 12% था। ठीक है, और M2 की बात करें तो इसको आपको डेप्रिशिएट करना है 9,20,000 इंटू 12%। और ये कब खरीदा है? तो 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा है। इंटू कितना हो जाएगा? 6/12।
ठीक है। ये आपका इधर आ गया 2,04,000 और 2,20,000 इंटू 12%, ये आपका आ गया 55,200। तो इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये बैलेंस जो आपको मिला वो कौन सी डेट का मिला, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022। इसका आ गया 14,96,000 और 9,20,000 में से 55,200 गया, इसका आ गया 8,64,800। ठीक है। अब 2022-23 में क्या कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक बार चेक कर लेते। नहीं, अब सीधा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से ही होगा। 22-23 में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली इसको डेप्रिशिएट करेंगे, माइनस डेप्रिशिएशन फॉर 2022-23, 14,96,000 to 12%, 1,79,520 और 8,64,800 इंटू 12%, 1,03,776। ये 12% के हिसाब से आपका रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिशिएशन आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बैलेंस मिल जाएगा, बैलेंस एज ऑन 14,000, 14,96,000 माइनस 8,64,800 माइनस, तो 3,776, 7,61,024। ठीक है। अब ध्यान रखोगे 1 अप्रैल 2023 से अब आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। और ये जो दोनों ही एसेट आपकी है, इन दोनों ही एसेट की यूजफुल लाइफ आपको माननी है कितनी, 5 साल। सबसे पहले बात करूं मैं M1 की, तो M1 को अपने जो बेच रहे, तो पहला काम जिस दिन बेच रहे, किस दिन बेच रहे, देखो 1 अक्टूबर 2023 M1 को आपने बेच दिया कितने में, 2,50,000 में। जिस दिन बेच रहे उस दिन तक का पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो यहां पे समझना, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2023-24। अब ये वाली जो असेट है इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 13,16,480 ये आपकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। इसकी यूजफुल लाइफ आपको माननी है कितनी, 5 साल। और ये जो है वो आपको डेप्रिशिएट करना है 1 अक्टूबर 2023 तक, तो इंटू 6/12 कर दूंगा मैं। तो ये आपका हो गया 13,16,480 डिवाइड बाई 5 इंटू 6/12, तो ये आपका हो गया 1,31,648। ठीक है। अब इस असेट की बात करें तो M2 तो अपने बेच नहीं रहे बीच में कहीं पे, तो उसको तो पूरे साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इधर का डेप्रिसिएशन एकदम सिंपल हो जाएगा आपका, ये 7,61,024 डिवाइड बाय, आपको सिंपली क्या करना है, 5 ईयर्स। 7,61,024 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो ये हो गया आपका 1,52,205। ठीक है। पॉइंट में आंसर आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं
तो इसकी जो है वो दोनों की कैरिंग अमाउंट, या आप बोल लो, हाँ चलो कैरिंग अमाउंट, या इसको आप बोल सकते हो बुक वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू दोनों की कितनी है? तो 7,61,024 माइनस 152205, ये आपकी हो जाएगी 608819। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी? तो 1316480 माइनस 131648, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11,84,832। अब इस असेट को आप जो है वो बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू इसकी आपको दी गई है 2,50,000 सिर्फ। तो यहाँ पे 2,50,000 में आप इस असेट को बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। $9,34,832, 34,832। और एक आपने एक और असेट खरीदी थी, उसका भी एक वर्किंग नोट बना ही लेते साथ साथ में। ये M1 और M2 था। M3 का अगर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करें, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। M3 का डेप्रिसिएशन अगर हम कैलकुलेट करें, M3 का डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? तो 8,50,000 की असेट थी आपकी, ठीक है, 30,000 रेसिडुअल वैल्यू है, और 6 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही आप जो है वो खरीद रहे हो, 6 महीने के लिए ही आप जो है वो क्या करोगे, इसको डेप्रिशिएट करोगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो 8,50,000 माइनस 30,000, और इसकी यूजफुल लाइफ आप कितनी मानोगे? 10 साल, इनटू आप कर दोगे कितना? 6/12। तो ये आ जाएगा 8,50,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 6/12। तो M3 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका आ गया 41,000। अब हमने सारी वर्किंग तो कर ली है ऑलरेडी, अब हमें सिर्फ अकाउंट बनाना है। जल्दी से अकाउंट बना के ख़त्म करते इसको भी। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। तो 1 अप्रैल 2023 था ना, 1 अप्रैल 2023 को 13,16,481 का बैलेंस है, 13,16,480, और 7,61,024, 7,61,024। ये M2 का था। इधर अपने लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। $20,77,050। अब अपने M1 को बेच रहे, और उसी दिन पे एक असेट खरीद भी रहे। पहले एक काम करते, खरीदने की एंट्री कर देते, तो 1/10/2023 को टू बैंक अकाउंट M3 कितने में खरीद रहे? 8,50,000 में खरीद रहे, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को पहले M1 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये M1 का डेप्रिसिएशन को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे कितना है? 1,31,648, 1,31,640, 1,31,648। 1/10/2023 को इसको बेच के कुछ पैसा भी तो मिला था, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। पैसा कितना मिला है आपको? तो पैसा आपको मिला है 2,50,000। 1/10/2023 को
इसका हम लॉस बुक कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल। ये लॉस कितना है आपका 9,34,832, 9,34,832। ठीक है, अब साल खत्म होगा 31/3/2024। तो हम वापस जो है वो जो बची हुई असेट है उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे। हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रखा है। M2 का डेप्रिसिएशन जो है वो कितना आएगा 1,52,205, 1,52,205। और M3 का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, तो वो हमने कैलकुलेट किया था 41,000। 1,52,205 प्लस 41,000, ये आपका हो गया 1,93,205। ठीक है, उसके बाद 31/3/2024 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसमें M1 का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, सॉरी M1 तो है ही नहीं, M2 का जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, तो वो भी हमने वैसे कैलकुलेट करके रखा है ऑलरेडी। 6,08,819, 6,08,819। और M3 का जो बैलेंस बचेगा वो 8,50,000 माइनस 41,000, 8,09,000। टोटल आपका आ गया 14,17,800। एक आध रुपये का राउंड ऑफ का डिफरेंस हो सकता है पर उतना तो चलता है। ठीक है, तो ये वाला सम भी आपका खत्म होता है। सिर्फ नीचे टोटल लिख देते हैं एक बार, 20,77,504 प्लस 1,50,000, 9,27,504। क्लियर, सिंपल था एकदम ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्लीट होता है। बीच में हमने स्टार्टिंग में मशीनरी डिस्पोजल भी समझ लिया। अब यहाँ पे नॉर्मल मेथड सारी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली उससे सम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही कंप्लीट करता हूँ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये सारे ही हैंड रिटन नोट्स सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन बैंक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।